Students, today we will discuss chapter 3, that is atom and molecules of class 9th. Before proceeding to our chapter atom and molecule, we will first discuss what matter is. बच्चे मैटर वो हर चीज है जो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे या उसका कोई भी मास हो, वो कितना भी कम हो, मिलीग्राम में हो, और उसे हम सेंस कर सके, हमारी कोई भी सेंस ऑर्गन उसे सेंस कर सके, वो क्या है? मैटर है. सो मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच हैज मास and occupies volume. Also, it is sensed by our sense organ. अब बच्चे मैटर हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि बच्चे हमें एटम पढ़ना है. अब एटम क्या है बच्चे? मैटर किसका बना होता है? जो स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की, जिसे हम मतलब मैटर को जो सबसे छोटी चीज है मैटर की, जिससे मैटर बना हुआ है, वो बच्चे आपका एटम है. बच्चे वो आपका एटम है. यही एटम्स है बच्चे जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं ताकि कोई नया प्रोडक्ट बन सके. एग्जाम्पल इफ आई से, देखो बच्चे H2 प्लस O2, यहां पर क्या हो बच्चे? टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और इन सिंपली आई से, एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वन मोलिक्यूल ऑफ H2. वन एटम ऑफ देखो बच्चे यही एटम्स हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं ताकि कोई नया कंपाउंड बन सके. जैसे बच्चे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके बच्चे यहां पर क्या हुआ? एक एटम कार्बन का, एक एटम ऑफ कार्बन, वन एटम ऑफ कार्बन, और एक मोलिक्यूल ऑक्सीजन का, वन मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. अब बच्चे मोलिक्यूल क्या होता है उसे डिस्कस करेंगे, या फिर हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि दो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. बच्चे एक्चुअली मोलिक्यूल एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है. मोलिक्यूल क्या होता है? जब एक से ज्यादा एटम, मतलब दो या दो से ज्यादा एटम जब मिल जाए तो उन्हें मोलिक्यूल्स बोलते हैं. उन्हें हम डिस्कस करेंगे फर्दर अपने लेक्चर के अंदर. टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों एटम्स किसके? ऑक्सीजन के, और एक एटम कार्बन का, ये दोनों मिलके बच्चे क्या बनाते हैं हमारे पास? CO2, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं. जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. बच्चे जो लेफ्ट साइड आपके, जिन्होंने रिएक्शन करा, जिन्होंने इंटरेक्शन करा, इन्हें हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट. इन्हें क्या बोलते हैं बच्चे? हम रिएक्टेंट. और इन दोनों के रिएक्ट करने से एक नया कंपाउंड बना, उन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स. क्या बोलते हैं बच्चे? प्रोडक्ट्स. बच्चे ऐसा कैसे पता चला कि एक कार्बन एटम कंबाइन करके वहीं पर दो एटम ऑक्सीजन के कंबाइन करके CO2 बना? बच्चे इनके लिए कुछ लॉज दिए गए. हमारे सिलेबस में 2 लॉ हैं. एक्चुअली होते तो 6 हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 हैं जो हमें पढ़ने हैं. तो सबसे बच्चे पहले लिखते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. बच्चे इसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट. और वो इंटरेक्ट करने के बाद कोई नया कंपाउंड बनाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स. देखो बच्चे एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं हम. केमिकल रिएक्शन तो आप क्या बोल लिखो? इन अ केमिकल रिएक्शन two or more molecules
interact to produce new compound। कोई नया प्रोडक्ट हमें आर कॉल्ड रिएक्टेंट and whereas newly formed compound is called या are called products। आप चाहो तो एक एग्जांपल ले लो बच्चे, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट CO2। तो बच्चे आपके ये क्या बच्चे आपके रिएक्टेंट है, जो लेफ्ट साइड होते हैं बच्चों ने क्या बोलते हैं रिएक्टेंट, इन्हें क्या बोलते हैं बच्चे प्रोडक्ट्स। जो CO2 हमारे पास निकली प्रोडक्ट्स, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, इस पूरी इक्वेशन को क्या बोलते हैं बच्चे, जब हम किसी एटॉमिक सिंबल्स का यूज करें, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम यूज करें एटम्स की और मोलिक्यूल्स की, उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चे केमिकल रिएक्शन। और बच्चे कोई भी केमिकल रिएक्शन दिख रही है, कोई भी केमिकल चेंज होता है, वो हमें किसी भी कलर के चेंज का, कोई हीट प्रोडक्शन हो रही है, कोई प्रेसिपिटेशन हो रही है, उसकी फॉर्म में हमें दिखता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो बच्चे हेडिंग डालिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बच्चे ये क्या है हमारा, इसके अंदर हम क्या बोलते हैं द केमिकल रिएक्शन, ऐसे लिखो, क्यों पढ़ रहे हैं हम द केमिकल रिएक्शन, हम क्यों पढ़ते हैं ये लॉज, उसकी रीजन है बच्चे। द केमिकल, जो केमिकल रिएक्शन है बच्चे, उसे भी कोई लॉज गवर्न करते हैं कि ऐसे आप रिएक्शन लिख सकते हो, ऐसे आप नहीं लिख सकते। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, एटम्स भी हो सकते हैं बच्चे, वो मोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं आपके, सब्सटेंसेस गिव राइज टू प्रोडक्ट्स which is governed by certain laws। और उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, और उन लॉज को ही क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बच्चे नोट करिए बच्चे, इसमें हमें बहुत सारे पढ़ने, लॉज तो बहुत सारे होते हैं बच्चे, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो इनमें से सारे नहीं है बच्चे, हमें सारे के सारे लॉज नहीं पढ़ने हैं। तो बच्चे जो हमारे सिलेबस में है हम सिर्फ उनसे ही डील करेंगे। तो हमारे सिलेबस में कौन कौन से हम एक बार लिखते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद बच्चे क्या है आपका, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। इसके बाद बच्चे एक और लॉ होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। इसके बाद बच्चे एक और होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। जो आप 11th 12th में जाओगे बच्चे वहां पढ़ोगे आप इसे। उसके बाद बच्चे आपका होता है गे लुसेक लॉ, गे लुसेक लॉ गैसेस के लिए होता है बच्चे आपका। एक फिर और होता है बच्चे आपका एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रोज लॉ।
तो बच्चे ये जो आपको ये बाकी के हैं ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ये इस साल नहीं पढ़ने आपको 9th के अंदर, आपके जो सिलेबस में बच्चे वो ये पढ़ने हैं। तो हम वन बाय वन एक एक को डिस्कस करते हैं। चलो अब देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है बच्चे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है हमें कि आप जितना मास रिएक्टेंट का लोगे आपको उतना ही मास प्रोडक्ट्स का मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बच्चे ये क्या कहता है कि आपने जितना रिएक्टेंट का मास है आपका, आपके जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही मास किसका होगा बच्चे? आपका प्रोडक्ट्स का। तो आप क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू इट, अकॉर्डिंग टू इट, या इट स्टेट्स दैट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ during a chemical reaction, during a chemical reaction, during a chemical reaction, the mass of the sum of reactant कि reactant के the sum of mass of reactant लिखो बच्चे, the sum of masses of reactant एंड प्रोडक्ट्स। अगर आप रिएक्टेंट के मास का सम और प्रोडक्ट्स का करोगे तो वो रिमेन अनचेंज्ड, वो कोई चेंज नहीं होगा आपका। या इसको और सिंपली बच्चे एक डेफिनेशन तो आपकी ये है रिमेन अनचेंज्ड, फर्स्ट डेफिनेशन तो आप ये लिख सकते हो। किसी को फिर ये याद ना रहे तो आप क्या बोल सकते हो? द मास ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन लिखिए बच्चे, दोनों सारी की सारी एक्यूरेट है। According to this law, mass of reactant is equal to the mass of reactant is equal to the mass of product, mass of product। एक डेफिनेशन और है बच्चे जो यूनिवर्सल है, वो इन्होंने बोला कि मास कैन नेवर बी, या मैटर कैन नॉट बी, कि आप किसी भी केमिकल के दौरान मैटर को ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना आप क्रिएट कर सकते हो, आप सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हो। तो आप कह सकते हो मैटर कैन नेवर बी, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी, नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना आप उन्हें बना सकते हो ना आप उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हो, किसके? इन आ केमिकल रिएक्शन, इन आ chemical reaction, it remain conserved, it remain conserved। बच्चे एग्जांपल देखो, आपने क्या लिया? कार्बन प्लस ऑक्सीजन। बच्चे यहाँ पर एक कार्बन के एटम का मास होता है बच्चे आपका, या एक कार्बन एक, तो यहाँ पर आपका अगर आपने 12 ग्राम आपने अगर कार्बन लिया और अगर आपने क्या लिया? आपने ऑक्सीजन कितना लिया बच्चे? आपने 16 ग्राम मींस 32 ग्राम अगर आपने बच्चे क्या लिया? आपने ऑक्सीजन लिया आपने, क्योंकि एक ऑक्सीजन का मास बच्चे 16 होता है, अगर दो ऑक्सीजन का 32 लिया तो ये 100% श्योर है बच्चे कि जो आपका यहाँ बनने वाला प्रोडक्ट है उसका इन दोनों का सम मींस 44 ग्राम होगा बच्चे, और ऐसा ही हमें मिलता है। तो हम क्या बोलेंगे कि मास ऑफ रिएक्टेंट, इन दोनों का हम बच्चे सम करते तो कितना आएगा बच्चे? 44। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। बच्चे हमारा यहाँ पर ये लॉ वैलिड होता है। एक एग्जांपल बच्चे आपका ये हो गया। एक एग्जांपल और नोट कर सकते हो बच्चे, क्या आपका? अगर आपने एक बच्चे अगर आपने क्या लिया? आपने एक मोल मींस सिंपली अभी आप समझो बच्चे, अगर आपने यहाँ पर 2 ग्राम अगर आपने हाइड्रोजन ली और 16 ग्राम अगर आपने क्या लिया? आपने ऑक्सीजन लिया, तो बच्चे आपका जो वाटर मोलिक्यूल बनेगा वो बच्चे आपका 18 ग्राम होगा। क्यों? द सम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। तो बच्चे मास कभी भी आपका चेंज नहीं होता। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion।
बच्चे ये लॉ ये कहता है कि आप कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड जैसे कि H2O है, बच्चे आप इसे कहीं से भी निकालो, आप इसे कहीं से भी निकालो, मीन्स आप इसे स्कूल से ही निकालो, आप इसे किसी पॉन्ड से निकालो, आप इसे कहीं सी से लेके आओ वाटर को, कहीं से भी, मतलब एनी सोर्स, आप इसे कहीं से किसी भी कंट्री से लेके आओ, मीन्स आप इंडिया की किसी भी स्टेट से लेके आओ, किसी भी डिफरेंट स्टेट से लेके आओ, आप क्या देखोगे, जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है ना, उसका उसकी जो रेशो है, जो कंबाइन हुए हैं, जो ये कंबाइन है, जो वाटर मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एक हाइड्रोजन एटम है, जिसके अंदर हाइड्रोजन कितना है आपका, हाइड्रोजन रेशो, ऑक्सीजन की रेशो क्या बचे आपकी 2:16, तो इसको जो सिंपलेस्ट रेशो वो क्या बचे आपकी 1:8। तो इसने बोला कि जो H2O है, H2O के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ किसी कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, और वो प्रोपोर्शन क्या होगी, मास की, तो बच्चे वो कांस्टेंट रहेगी। आप स्कूल से H2O लेके आओ, उसके जो मास की रेशो होगी 1:8 होगी आपकी, आप पॉन्ड से लेके आओ वो भी 1:8 होगी आपकी, आप कहीं से भी लेके आओ, आपके जो वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो होगी वो आपकी क्या होगी, 1:8 ही होगी। दूसरा एग्जांपल देखो बच्चे, आपने CO2 ऑब्टेन करी, आप CO2 कहां से ऑब्टेन कर सकते हो बच्चे, आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा, आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा, आपको क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिली बच्चे, यहां से आपको CO2 मिली, आपने कार्बन प्लस ऑक्सीजन को कंबाइन करा बच्चे, आपको CO2 मिली, आपको यहां से, आप किसी भी सोर्स से अगर आप CO2 ऑब्टेन करते हो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करते हो, इसमें जो कार्बन रेशो ऑक्सीजन की जो मास की रेशो होगी क्या होगी बच्चे आपकी 12:16 होगी। जब इसको सिंपलेस्ट रेशो बनाओगे तो बच्चे आपकी 3:8 बनेगी। तो इन्होंने यही कहा कि आप तो बच्चे इन्होंने क्या कहा कि जो आपकी कार्बन की और ऑक्सीजन की जो रेशो होगी वो क्या होगी बच्चे, यहाँ पर कार्बन का मास 12 है, 2 ऑक्सीजन एटम है, तो इसका मास कितना 32। तो बच्चे आपके जब इसको सिंपलेस्ट रेशो बनाओगे क्या बनेगी आपकी 3:8 करेगी, 4 3 12, 4 8 32। तो आपको CO2 कहीं से भी मिले, जो उसके एलिमेंट्स की जो मास की रेशो होगी वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होगी और वो थ्रू आउट सेम रहेगी, चाहे आप किसी भी सोर्स से निकालो आप CO2 को, आपको वो सेम मिलेगी। तो बच्चे इसकी डेफिनेशन क्या होगी एक बार उसे देख लेते हैं एक बार जल्दी से। ये लो बच्चे लेवुसियर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, आप एक साइंटिस्ट है जो आपकी बुक्स के अंदर मेंशन है, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज कि आपका जो ये लॉ था ये लेवुसियर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। तो हम लिख लेते हैं क्या होगा, इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स बच्चे जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इस तरीके से द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट in definite proportion by mass, या आप क्या बोल सकते हो बच्चे से, या ए प्योर केमिकल कंपाउंड, और कोई भी डेफिनेशन बच्चे आप यूज कर सकते हो एग्जाम के अंदर, अ प्योर सब्सटेंस या प्योर केमिकल कंपाउंड, अ प्योर केमिकल कंपाउंड कंटेन्स दी सेम एलिमेंट, वही एलिमेंट मिलेगा, आप वाटर कहीं से भी लेके आओ उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा और उनकी जो मास की रेशो होगी वो सेम मिलेगी आपको। ऐसा नहीं होगा वाटर कहीं और से लेके उसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम हो 2 ऑक्सीजन के, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एलिमेंट कंबाइंड, कितना भी इम्प्योर वाटर क्यों ना हो बच्चे, उसके अंदर भी जो वाटर का मोलिक्यूल होगा बच्चे आपका H2, 2 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे आपके और 1 ऑक्सीजन का एटम होगा आपका। तो हम क्या बोल सकते हैं, द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। तो बच्चे हम देखो एग्जांपल देखो, मैंने बोला आपको हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन,
2 ग्राम बचे आपका ऑक्सीजन, 2 ग्राम आपका हाइड्रोजन, 16 ग्राम आपका ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन करके आपको क्या देंगे H2O, जिसका मास कितना होगा बच्चे 18 ग्राम होगा। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो है ही है, लेकिन जो H2O बना वो किन एलिमेंट से बना, तो ये मास की रेशियो क्या है बच्चे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की 2 है, ऑक्सीजन में कितना बचे 16 है, तो इसकी जो सिंपलेस्ट रेशियो है क्या है 1:8 है। तो बच्चे यही है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन है। तो बच्चे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी।